गुड मॉर्निंग डियर्स। मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अमर मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद एडीपी क्लासेस। पिछले क्लास में हम लोगों ने ध्वनि चैप्टर को कवर किया था। उनसे जो भी प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, उन सारे प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया था। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 28 नंबर। इसमें पूछ रहा है डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डेसिबल का इकाई के रूप में प्रयोग किया जाता है किसमें? तो ध्वनि की तीव्रता को मापने में किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 29 की तरफ चलते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल होता है, जो हम लोगों ने ऑप्शन संख्या बी में देखा था। और 1 डेसिबल बेल का 10वां भाग होता है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 29 पूछ रहा है डेसिबल इकाई का प्रयोग जिसके मापन में होता है वो होता है। देखिए क्वेश्चन को फिर रिपीट किया गया, यानी कि ध्वनि की तीव्रता मापने में किया जाता है। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 30 पूछ रहा है जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? ए में दिया हुआ है 5 डेसिबल, बी में दिया हुआ है लगभग 10 डेसिबल, सी में 30 डेसिबल और डी में दिया हुआ लगभग 100 डेसिबल। तो हम लोग जानते हैं जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तब 30 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी ऑप्शन संख्या किस में दिया हुआ? सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो सी हम लोग का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका दिया हुआ व्याख्या को हम लोग पढ़ते हैं। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं, बिल्कुल सत्य है। ध्वनि की स्रोत और तीव्रता यानी डेसिबल दिया गया है, उसको हम लोग समझते हैं। फुसफुराहट यानी जब दो व्यक्ति आपस में आहिस्ता आहिस्ता यानी धीरे धीरे बात करते हैं तो डेसिबल उत्पन्न होता है 15 से 20। ठीक है, और साधारण बोलचाल में बात करेंगे तो कितना डेसिबल? 30 डेसिबल। साधारण बातचीत में 30 से 60 डेसिबल। गुस्से में अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा आएगा, यानी 70 से 80 डेसिबल। ट्रक मोटरसाइकिल को 90 से 95 डेसिबल तीव्रता होती है। यंत्र कारखाने में 100 से 110 के बीच रहती है डेसिबल। ऑर्केस्ट्रा वगैरह वीडियो गाना वाना बजता है उसमें 110 से 120 डेसिबल। और जेट विमान है 140 से 150 डेसिबल। यानी सबसे ज़्यादा किसका डेसिबल ध्वनि की तीव्रता होगी किसमें? तो जेट विमान में। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 31 की तरफ हम चलते हैं। 31 में कह रहा है 100 डेसिबल का राव का प्रबलता स्तंभ होता है। हम लोग अभी नहीं पढ़ा 100 यंत्र के कारखानों में। ठीक है, तो यानी ऑप्शन संख्या किस में दिया हुआ है? डी में दिया हुआ है, तो डी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन संख्या 32 की तरफ हम लोग चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि की बल कितनी होती है? कितनी होगी? फर्स्ट में दिया 45 डेसिबल, सेकेंड में दिया है 50 डेसिबल और सी में दिया हुआ है 55 डेसिबल, थर्ड में दिया है 16 डेसिबल। इसमें कितना हो जाएगा? WHO स्वास्थ्य संगठन ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार तो ये 45 डेसिबल हो जाएगा। ठीक ना, सुरक्षित ध्वनि हो जाएगा, यानी 45 डेसिबल तक हम लोग अपने कान से आराम से सुन सकते हैं, इससे कोई हम लोग को हानि नहीं पहुंचेगी। ठीक है, क्वेश्चन संख्या हम लोग को 33 नंबर यानी 33 पूछ रहा है मनुष्य के लिए शोर की सीमा करीब करीब कितनी होती है? शोर शराबा कितनी हो जाएगी? 45 डेसिबल। ऑप्शन संख्या किस में दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है। आइए समझते हैं। साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता का स्तर 30 से 60 डेसिबल होता है, बिल्कुल सही है। सोते हुए व्यक्ति को जगाने के लिए 50 डेसिबल की ध्वनि पर्याप्त होती है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति सो रहा है तो उसको 50 डेसिबल तक की ध्वनि को हम लोग सुनाएंगे तो आसानी से उड़ सकता है। 80 डेसिबल के शोर में लगातार रहना हानिकारक सिद्ध होता है। ठीक ना, 80 डेसिबल की अगर ध्वनि की तीव्रता है तो उसमें लगातार रहने पर हम लोग के सेहत पर गलत प्रभाव पड़ेगा। ठीक ना, 90 डेसिबल किसी शोर को बर्दाश्त करने की अधिकतम सीमा होती है। ठीक ना, कितना तक? 90 डेसिबल तक। आइए क्वेश्चन संख्या 34 की तरफ हम लोग चलते हैं। 34 नंबर का है किसी स्तर से अधिक की ध्वनि हानिकारक होती है। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़े ना 80 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि की तीव्रता होती है, डेसिबल होती है, वो हम लोग के शरीर के लिए हानिकारक होती है। ठीक ना, क्वेश्चन संख्या 35 पूछ रहा है मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितनी है? कितना है? 30 से 60 रहता है। ठीक ना, तो ऑप्शन संख्या बी में दिया हुआ है 60 डेसिबल, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन संख्या 36 कह रहा है 36 कह रहा है एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर
अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाले हथौड़े की आवाज़ सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ सुनाई देती है, ठीक ना। तो इसका कारण क्या है? ए में दिया ध्वनि की वेग इस्पात में ध्वनि की अपेक्षा अधिक होती है, बिल्कुल सही है। बी में देख लेते हैं, ध्वनि का वेग वायु में इस्पात से अपेक्षा अधिक होती है, ये गलत है। सी में देखते हैं, ध्वनि तरंगे रेल की पटरियों के बीच परावर्तित होती है, ये भी असत्य है। उनके कान पर ध्वनि के स्रोत भिन्न दूरी पर, ये हम लोग का बिल्कुल सत्य आंसर बनता है, ठीक ना। ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होती है, ठीक ना, बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन संख्या हम लोग का 36 का एक सही हो जाएगा। ये इसका दिया हुआ वर्णन को पढ़ते हैं। ध्वनि का वेग ठोस में गैस की अपेक्षा अधिक होती है। ध्वनि का वेग इस्पात में अधिक होता है, जिस कारण रेल की पटरी से होकर ध्वनि पहले पहुंचेगी, फिर बाद में वायु से होकर, इसलिए उसे 2 बार आवाज़ सुनाई देता है। सही है। क्वेश्चन संख्या 37 की तरफ हम लोग चलते हैं। 37 में कह रहा है, ध्वनि तरंगे से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन सही है? कथन 1 दिया हुआ है, जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तो ध्वनि की गति कम हो जाती है, बिल्कुल सही हमको लग रहा है। सेकेंड कह रहा है कथन, किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं वैसे ही ध्वनि की गति क्या होती है? बढ़ जाती है। तो आइए देखते हैं इसका, यानी इसका क्या हो जाएगा आंसर संख्या, और कथन 3 भी दिया हुआ है, तो 3 को पढ़ते हैं। ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्युमिनियम के माध्यम में कम रहती है, यानी कथन हम लोग का 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी कथन 2 और 3 गलत हो जाएगा। यानी कि हम जब ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तो ध्वनि की गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इस्पात में यानी ठोस में सबसे ज़्यादा रहती है, गैस में कम हो जाएगी, तो केवल 1 कथन 1 सत्य आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, ठीक ना। आइए इसका दिया हुआ हम लोग व्याख्या को पढ़ते हैं ताकि और अच्छा से समझ लें। कह रहा है, कोई माध्यम जितना ही प्रत्यास्थ होता है ध्वनि की गति उसमें उतनी ही अधिक होती है, ठीक है। इसके विपरीत अधिक घनत्व के माध्यम में ध्वनि की गति कम होती है। ठोसों एवं धातुओं की प्रत्यास्थ गैसों से अधिक होने के कारण गैसों की अपेक्षा ठोसों में ध्वनि की गति अधिक होती है। इस प्रकार जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाएंगे तो गति क्या होगी? कम होगी। किसी माध्यम में ध्वनि की गति उस माध्यम के परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती तथा ताप बढ़ने पर ध्वनि की गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एल्युमिनियम में ध्वनि की गति 6420 मीटर पर सेकेंड है, 6420 मीटर पर सेकेंड होता है। किसमें? एल्युमिनियम में ध्वनि की गति। कांच में ध्वनि की गति 5640 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या हम लोग का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, केवल 1 कथन सही है, बाकी 2 गलत है। क्वेश्चन संख्या 38 की तरफ चलते हैं। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का वेग निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जाता है, ठीक है। तो उनके क्या होता है? क्वालिटी में डिफरेंस आ जाता है, क्वालिटी जो कि है अलग हो जाएगा। तो आइए ऑप्शन संख्या किसने दिया है? ध्वनि गुणवत्ता यानी क्वालिटी, उसके ऑप्शन संख्या सी में हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक ना। आइए इसका दिया हुआ वर्णन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्वनि की गुणवत्ता ध्वनि में उपस्थिति, सनांदी तथा अधि स्वरों की संख्या, उनका परस्पर महत्व आदि अवयवों पर निर्भर करती है। सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाए जाने की स्थिति में उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि की गुणवत्ता के कारण पहचाना जा सकता है, ठीक ना। क्वेश्चन संख्या 39 कह रहा है, कथन 1 है अनुसरण विशेषता और बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होती है, ठीक है। कारण आर है, दीवारों, छतों, धरातल से अपवर्त ध्वनि परावर्तन हो सकता है, ठीक है। देखते हैं इसमें कौन सा कथन सही है। कथन ए और आर जो है दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ये देखते हैं इसका वर्णन। जब किसी बंद हॉल में ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो हॉलों के दीवारों तथा छतों से क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप स्रोतों के बंद हो जाने पर भी हॉल के कुछ समय तक ध्वनि बनी रहती है, बिल्कुल सही है, जिसे अनुसरण कहते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन संख्या 40 कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, विस्तृत रूप से प्रयुक्त संगीतिक स्वरग्राम जिसे डिटोनिक स्वरग्राम कहते हैं 7 आवृत्तियों वाला होता है। बी में है, स्वर की आवृत्ति 256 हर्ट्ज से होती है और स्वर नी की आवृत्ति 512 हर्ट्ज से होती है, यानी ना तो 1 हो जाएगा ना तो 2, दोनों क्या है? असत्य कथन है। तो ऑप्शन संख्या किसमें? डी में, ना तो ए और ना ही बी, ठीक ना।
आइए इसका दिया हुआ हम लोग व्याख्या पढ़ते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, समझने की कोशिश करते हैं, इनसे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, ठीक ना। देखते हैं, संगीतिक स्वर ग्राम आवृत्ति की एक श्रृंखला है जिन्हें एक के बाद एक बजाए जाने पर कानों को सुखद अनुभूति होती है। इसमें निम्नतम आवृत्ति का मुख्य स्वर की नोट कहते हैं, ठीक ना। आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी होता है उसका मुख्य स्वर की नोट हो कहते हैं। इसके बाद उच्च आवृत्ति यानी हाई फ्रीक्वेंसी मुख्य स्वर से एक निश्चित अनुपात में होती है। उच्च आवृत्ति को अष्टक कहते हैं, ठीक ना। हाई फ्रीक्वेंसी को अष्टक कहते हैं और निम्न को की नोट कहते हैं। एक सरलतम संगीतज्ञ स्वरग्राम टिटोनी स्वरग्राम है, ठीक है। इस स्वरग्राम में मुख्य स्वर तथा उसके अष्टक सहित 8 आवृत्ति होती है। साधारण मुख्य स्वर की आवृत्ति कितनी होती है? 256 हर्ट्ज से उसके अष्टक आवृत्ति 512 हर्ट्ज, ठीक है, 512 हर्ट्ज। संगीत भारतीय संगीत पद्धति में 8 टोन एवं उसकी आवृत्ति हर्ट्ज में इस प्रकार होते हैं, जैसे सा रे गा मा पा धा नि सा होता है, ठीक ना। तो सा के वजह 256, रे से 288, गा से 320 और 341 के 1/3 हो जाएगा। मा पा हो जाएगा 384 और धा हो जाएगा कितना 426 के 2/3 हो जाएगा, ठीक है। नी से 480 और सा से 512। काफ़ी मुश्किल याद करना, लेकिन इनको हम लोग देखेंगे, इनसे प्रश्न बने हैं एग्जाम में तो इम्पोर्टेंट है कुछ, ठीक ना। ये क्वेश्चन संख्या 41 चलते हैं। निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो जानते हैं रेडियो तरंग की लंबाई क्या होगी? सबसे अधिक हो जाएगी। तो ऑप्शन संख्या किस में दिया हुआ है? रेडियो तरंग दिया हुआ है, ऑप्शन संख्या डी में दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है। ये हम लोग का आंसर बन जाएगा। इसका व्याख्या दिया हुआ है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में शामिल विभिन्न विकिरणों की तरंग दैर्ध्य के संदर्भ में अवरोही क्रम में इस प्रकार है। सबसे ज़्यादा रेडियो तरंग की, उसके बाद माइक्रोवेव की, उसके बाद अवरक्त किरणों की, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी विकिरण, एक्स किरण, गामा किरण, लास्ट में सबसे कम हो जाएगा गामा किरण की। स्पष्ट है कि रेडियो तरंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है, ठीक ना, और तथा सबसे कम गामा किरण की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 32 की तरफ, यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा, 42 की तरफ। एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? ए में दिया है प्रकाश तरंग है, बी में ध्वनि तरंग है, सी में दिया है सूक्ष्म तरंग है और डी में रेडियो तरंग है। तो एक टीवी को कंट्रोल कौन करता है? एक टीवी को कंट्रोल हमेशा रेडियो तरंग करता है। ऑप्शन संख्या डी हम लोग का सही हो जाएगा। टीवी के रिमोट का नियंत्रण इकाई में अधिकतर अवरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है, किंतु कुछ में रेडियो तरंग का भी प्रयोग किया जाता है। अवरक्त यानी इंफ्रारेड एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है, ठीक ना। इसमें अवरक्त नहीं दिया, इसलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर? डी में दिया हुआ है रेडियो तरंग है, आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन संख्या 43 कह रहा है, सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी होती? अभी हम लोग पढ़े अवरक्त तरंग यानी इंफ्रारेड हो जाएगा। अगर नहीं दिया रहता तो क्या हो जाता? रेडियो तरंग हो जाता, ठीक ना। आइए इसका वर्णन दिया हुआ है, पढ़ते हैं। सामान्य टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगें अवरक्त किरणें होती है। उल्लेखनीय है कि रिमोट कंट्रोल केवल टेलीविजन को ऑन एवं ऑफ करने में नहीं, बल्कि चैनल, आवाज़ की तीव्रता, चित्र की गुणवत्ता आदि को भी नियंत्रित करता है, ठीक ना। आइए क्वेश्चन संख्या 44 की तरफ चलते हैं। 44 में क्वेश्चन कर रहा है कि टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो देखते हैं, अवरक्त किरण, पराबैंगनिक, दृश्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम लोग अब टेलीविजन में इंफ्रारेड यानी अवरक्त किरण हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 1 सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 45 की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण को प्रयोग में लाया जाता है? अवरक्त किरण रिपीट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अगर अवरक्त नहीं दिया रहेगा तो रेडियो तरंग हो जाएगा, ठीक ना। दोनों में से एक कोई दिया रहेगा। अगर ज़्यादा महत्व देना है तो इंफ्रारेड को देंगे, ठीक ना, टीवी को कंट्रोल करने में, टीवी रिमोट को। 46 नंबर प्रश्न कर रहा है, टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है, ठीक ना। ऑप्शन ए दिया हुआ है दृश्य, बी दिया हुआ है पराबैंगनिक, सी दिया हुआ है अवरक्त और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? टेलीविजन में अवरक्त किरण हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना, तो इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे। क्वेश्चन संख्या 47 कह रहा है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो ये में दिया हुआ है
श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। बी में दिया श्रव्य तुरंत सुनाई देता है लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है, क्योंकि दृश्य को कुछ अभ्यास समय चाहिए। ठीक है। सी में दिया हुआ है दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। डी में दिया ये टीवी के ब्रांड पर निर्भर करता है। तो क्वेश्चन संख्या 47 का आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होता है। ठीक ना। जब स्विच को ऑन करने पर श्रव्य और दृश्य यानी कि आवाज़ और दृश्य जो होता है चित्र दोनों एक साथ शुरू होता है। ध्वनि के प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलने के कारण ध्वनि बाद में सुनाई पड़ती है। ठीक ना। ध्वनि की क्या होती है, कम वेग से चलने के कारण ध्वनि बाद में सुनाई पड़ती है, किंतु टेलीविज़न में ऑडियो सिंक्रोनाइजर लगाकर इसे त्रुटि को दूर किया जा सकता है। क्वेश्चन संख्या 48 का रहा है दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है, क्या होता है, आयाम मॉडुलम द्वारा होता है। ऑप्शन संख्या ए में दिया हुआ है जो कि सही आंसर है। ठीक ना। दूरदर्शन प्रसारण में ध्वनि संचरण के लिए आवृत्ति मॉडुलम तथा चित्र संदेश के संचरण के लिए आयाम मॉडुलम का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि के लिए आवृत्ति मॉडुलम और संदेश के लिए जो होता है ध्वनि इसका चित्र के लिए आयाम मॉडुलम हो जाए। ठीक ना। टेलीविजन प्रसारण में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है किसके, आवृत्ति आरोप को। ठीक ना, आवृत्ति आरोपण को। ऑप्शन संख्या सी सत्य आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 45 पूछ रहा है एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है तो इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति क्या हो जाएगी, 10 मेगाहर्ट्ज हो जाएगी। ठीक है, सी हो जाएगा ऑप्शन। एन बराबर फार्मूला होता है सी बाई आई, जहाँ एन क्या है, आवृत्ति है, सी का है प्रकाश की चाल है और आई तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ है। तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है प्रकाश में ध्वनि की चाल बटा 30 हो जाएगा। ठीक ना। तो ये क्या जाएगा 10 × 10 के पावर 6 यानी कि कट जाएगा और हो जाएगा 10 मेगाहर्ट्ज हो जाएगा। सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन संख्या 51 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन 51 कह रहा है कथन ए है रेडियो तरंग चुंबकीय तरंग में बंकित हो जाती है, कारण आर है रेडियो तरंग की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है। ऊपर के दोनों वक्तव्यों से संदर्भ के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कथन ये जो कि है बिल्कुल गलत है, क्यों, क्योंकि रेडियो तरंग चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती है, बिल्कुल असत्य है। और आर जो कि सही है यानी रेडियो तरंग की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, आर सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या कितने में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर संख्या डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना। आइए इसका दिया हुआ व्याख्या को हम लोग पढ़ते हैं ताकि अच्छा से समझ में आ जाए। कथन आर गलत है, कथन गलत है और कारण जो कि सही है, क्योंकि रेडियो तरंग चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रकृति की होती है, अतः वह सामान्य चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र में अप्रभावित रहती है। ठीक ना, कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम लोग ध्वनि की जो भी चैप्टर से प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में सारे प्रश्नों को सीक्वेंस बाई कवर किए हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग विद्युत धारा, ठीक है, इसके बारे में हम लोग मुख्य पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे और इनसे जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग सीक्वेंस बाई क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।